एक ट्रेन हावड़ा से दिल्ली के लिए रवाना होती है। बहुत सारे हावड़ा स्टेशन पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे यात्री हावड़ा ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। बहुत सारी भीड़ भाड़ थी। तभी उसमें से एक आदमी की नजर एक महिला पर पड़ती है। वो भी हावड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था और उसको भी दिल्ली जाना था। अब उसकी नजर उस महिला पर पड़ती है तो वो देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है। दरअसल वो जो महिला थी वो इसलिए आश्चर्य में पड़ जाता है कि दरअसल जो महिला थी उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है, जिसका उससे 10 साल पहले ही किसी कारणवश तलाक हो जाता है। 10 साल के बाद मिली तो उसके अंदर काफी ज्यादा उत्सुकता थी उस आदमी के अंदर कि आखिर में इसने किसी से शादी कर ली होगी, इसके बच्चे भी होंगे। अब वो छुपकर वहीं दूर से ये सब तमाशा देख रहा होता है और उसके पति का और बच्चे का इंतजार करता है। लेकिन वो महिला काफी देर तक अकेली बैठी रहती है और वो न किसी से बात कर रही थी और काफी ज्यादा ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा वो दुखी है और ना ही उसके पास कोई आता है। अब ऐसे में जो हावड़ा से दिल्ली की ट्रेन थी वो भी आ जाती है। फिर जो महिला थी वो ट्रेन में चढ़ने लगती है और उसकी जो सीट थी वो स्लीपर में बुक थी। आदमी का जो टिकट था वो एसी में था, लेकिन जो आदमी है वो अपनी बोगी में ना चढ़कर सरिता की स्लीपर बोगी में चढ़ जाता है। अब वो भी सरिता के पीछे पीछे जाने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पूरी जाननी है, तुम्हारी वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। एक कहानी काफी ज्यादा आम लोगों से मेल खाती है और काफी ज्यादा ये इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा अच्छी कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाओ इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए वीडियो को जरा लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छी लगेगी, आपका दिल छू लेगी तो इस कहानी पर अपनी राय जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर ज्यादा देर न करते हुए इस घटना की तरफ चलते हैं। राकेश और सावित्री की 10 साल पहले शादी हुई थी। दोनों जो है 2 ही साल साथ रहते हैं। 2 साल के बाद राकेश और सावित्री का तलाक हो जाता है। तलाक की वजह क्या थी, वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि दोनों का तलाक क्यों हो जाता है। तभी जो राकेश था वो दिल्ली जाता है और जो सावित्री भी थी, देखिए जो कहते हैं ना, भगवान किसी को कहां कहां मिला देता है। जो सावित्री थी वो भी किसी काम से दिल्ली जा रही थी। तभी जो राकेश है इतनी भीड़ में उसे उसकी पत्नी दिख जाती है हावड़ा स्टेशन पर। अब जब वो उसको देखता है तो काफी ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है और अपनी पत्नी को पहचान जाता है कि अरे ये तो मेरी पत्नी है। और फिर वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर में इसने किसी से शादी कर ली, क्योंकि इसकी तलाक को 8 साल हो गए, तो जाहिर सी बात है कि 8 साल में कहीं ना कहीं तो उसने शादी कर ली होगी। प्रदीप रहता है वही जानने के लिए सरिता के पीछे पीछे चल देता है। अब सरिता जब अपनी बोगी में जाती है, सरिता को जो टिकट रहता है स्लीपर में रहता है। स्लीपर में जाकर वो अपना बैग रखती है, सामान रखती है और उसके बाद से पैर फैलाकर बैठ जाती है। जो प्रदीप था वहीं पर पीछे खड़ा रहता है और वहां पर बहुत सारे आदमी फिर एक एक करके आते हैं। फिर कुछ आदमी सरिता की सीट पर बैठने की कोशिश करते हैं। तो सरिता कहती है, अरे भाई साहब, ये मेरी सीट है, मैंने सीट का रिजर्वेशन कराया है, ये सीट मेरी है। तो फिर जो आदमी थे वो कहते हैं, मैडम जी 1-2 घंटा बैठ ले दीजिए, फिर हम अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। तो जो सरिता थी वो कहती है कि भाई साहब, ये थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए मैंने रिजर्वेशन करा रखा है, मुझे सोना है, आराम करना है। फिर वो जो आदमी थे वो किसी और सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अब ऐसे में सरिता के पास एक और महिला आती है, वो भी सरिता के पास बैठने की कोशिश करती है। सरिता उसको भी मना कर देती है। अब ये सब दूर खड़ा होकर प्रदीप देख रहा था और मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। फिर 1 घंटा ट्रेन जब आगे बढ़ जाती है और प्रदीप देखता है कि इसके साथ कोई भी नहीं चढ़ा है और ना ही ये बिल्कुल जो सरिता है वो अकेली है। अब ऐसे में फिर वो उसके पास जाता है और धीरे से अपना बैग रखता है। तभी सरिता कहती है, अरे भाई साहब, कहाँ तुम लोगों को कोई और सीट नहीं दिख रही है क्या? हर कोई बस इसी सीट पर बैठना चाह रहा है। भाई साहब, ये मैंने सीट अपने लिए बुक करा रखी है, आप कोई और सीट देख लीजिए। फिर जो उसका पति था वो कहता है कि मैडम जी 2 घंटे बैठ लेने दीजिए, उसके बाद से मैं उतर जाऊंगा। 2 ही घंटे की तो बात है मैडम, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। फिर जो सरिता रहती है उसको लगता है, अरे यार, ये तो मैंने आवाज कहीं सुनी है। अब वो बिल्कुल चौंक जाती है और पीछे पलट कर देखती है तो बिल्कुल 1-2 सेकंड तक देखती ही रह जाती है। वो पहचान जाती है कि अरे ये तो मेरा पति है। फिर वो कहती है, अरे जी आप? तो फिर प्रदीप कहता है, हाँ जी सरिता, मैं। तो क्या मैं अब बैठ जाऊं? तो सरिता कहती है, अरे बिल्कुल बैठ जाइए आप। तो सरिता उसको बैठाती है और फिर सरिता के पास पानी था। सरिता प्रदीप की ओर पानी थमाती है। प्रदीप पानी पीता है
और फिर सरिता को बॉटल दे देता है। अब ऐसे में दोनों कुछ देर बातें नहीं करते हैं, एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे और दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ बात करें। ऐसे में जो पति था उसका, प्रदीप, वो कुछ देर बैठता है, उसके बाद सरिता से बात करने की कोशिश करता है, पूछता है सरिता तुम कैसी हो? तो सरिता कहती है जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? तो बोलता है मैं भी अच्छा हूँ। फिर प्रदीप सरिता से पूछता है क्या हुआ, आपकी तबीयत नहीं ठीक है? तो सरिता बोलती नहीं ऐसा तो नहीं है। तो वो फिर प्रदीप कहता है आप तो सबसे बोल रही थी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तो वो हंसने लगती है और कहती है अरे नहीं, मैंने तो वैसे ही बोल दिया था, लोग मेरी सीट पर बैठ रहे थे और मुझे आराम करना था तो मैंने बस ऐसे ही बहाने कर दिए। और प्रदीप भी हंसने लगता है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर प्रदीप पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो सरिता बताती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो प्रदीप कहता है अच्छा तुम दिल्ली रहने लगी? तो सरिता बोलती नहीं, बस दिल्ली में नहीं रह रही हूँ, किसी काम से जा रही हूँ। तो प्रदीप बोलता है अच्छा। तो प्रदीप से फिर पूछती है सरिता कि आप कहाँ जा रहे हो? तो प्रदीप बताता है कि दरअसल मैं अब दिल्ली रहने लगा हूँ। पूछती है कि मम्मी पापा कैसे हैं? तो बोलती मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं। तो सरिता कहती है अच्छा, मम्मी भी मुझे अभी भी याद करती हैं? तो प्रदीप कहता है कि हाँ, तुम्हें मम्मी अब भी बहुत याद करती हैं। फिर वो पूछती है कि आपकी छोटी बहन कैसी है? दरअसल जो उसकी छोटी बहन थी रागिनी अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी और जो भाभी थी वो भी कहीं ना कहीं रागिनी से बहुत प्यार करती थी। तो फिर वो रागिनी के बारे में पूछती है कि रागिनी कैसी है? तो बताता है कि हाँ, रागिनी भी बहुत अच्छी है, 2 साल पहले ही उसकी शादी मैंने कर दी है गुड़गांव में, वो भी अपनी घर गृहस्थी में काफी ज्यादा खुश है लेकिन तुमको याद करती है। तो फिर जो उसकी पत्नी थी कहती है कि हाँ देखिए, मेरा भाग्य में क्या लिखा था, हर कोई मुझे याद करता है, मुझे ससुराल वाले अच्छे मिले थे, मम्मी पापा अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी देखिए हमारी किस्मत में साथ नहीं लिखा था। दीप था वो भी काफी ज्यादा अपनी नजरें नीचे कर लेता है और कहता है कि हाँ, काश मैंने वो सब गलतियां नहीं की होती तो शायद आज हम दोनों साथ होते। तो फिर सरिता कहती है कि सही बोल रहे हैं कि काश। फिर बातों ही बातों में ट्रेन कुछ देर आगे बढ़ती है और 2 बज जाता है। तो सरिता कहती है कि खाना खाने का वक्त हो गया, चलिए खाना खा लेते हैं। तो जो प्रदीप था वो कहता है अरे मैंने तो कुछ लाया नहीं। तो सरिता कहती है अरे नहीं, मैं खाना लाई हूँ, अब मेरे में से खाना खा लीजिएगा। तो वो कहता है कि अरे नहीं, अब तुम अपने लिए बस लाई हो तो उसमें मैं कैसे खा सकता हूँ, हम दोनों में से किसी का पेट नहीं भरेगा, इससे अच्छा है कि तुम ही खा लो। तो सरिता कहती है अच्छा हाँ, आपको तो आदत है कुछ और चीज ही खाने की, लेने की, तो आप तो भला खाना कैसे खाएंगे? फिर प्रदीप समझ जाता है और कहता है कि नहीं सरिता, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने ये सब छोड़ दिया, अब मैं ये सब नहीं करता। तो फिर सरिता काफी ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है और सरिता कहती है नहीं, आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, आपने अपनी गृहस्थी तबाह कर ली, सब कुछ आपने तबाह कर लिया जिसके पीछे, आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं? तो फिर प्रदीप कहता है कि नहीं सरिता, मैंने सब कुछ तुम्हारे जाने के बाद छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरी घर गृहस्थी भी टूट गई, माँ बाप भी काफी ज्यादा बीमार रहने लगे। तुम रहती थी तो मम्मी पापा का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, तुम्हारे जाने के बाद मम्मी भी मुझे हर बात पे कोसती कि तुम्हारी वजह से मेरी इतनी अच्छी लक्ष्मी थी जो चली गई, हम लोगों का कितना ख्याल रखती थी। आजकल के जो बहुएं हैं वो कैसी होती हैं कि अब वो अपने पति का ख्याल रख ले, वही बड़ी बात है। बहुत कम बहुएं ही हैं जो माँ बाप का, सास ससुर का ख्याल रखती हैं। तो ये बात सही है कि बहुत कम लड़कियां होती हैं जो सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह समझती हैं। उसी में से एक सरिता भी थी जो अपने सास ससुर से बहुत प्यार करती थी और सास ससुर भी उसके बहुत अच्छे थे, सरिता को बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। प्रदीप की कुछ आदतों की वजह से दोनों को तलाक हो जाता है। प्रदीप को जो दरअसल आदत थी वो शराब पीने की आदत थी, शराब पी कर आता और पत्नी से लड़ाई करता, मारपीट करता, ऐसा ही करते करते 2 साल हो गया। जो प्रदीप की मम्मी है वो भी सरिता से कहती कि बेटी तुम कब तक सहोगी, तुम ऐसा क्यों ना करो, तुम इसको छोड़ दो और कहीं किसी और के साथ शादी कर लो, क्योंकि जो मेरा बेटा है लगता नहीं है कि वो सुधरने वाला है। प्रदीप की जो लत थी शराब की, वो इतनी ज्यादा लत थी कि जब तक वो शराब न पिए तो एक निवाला भी नहीं खाता था। अब ऐसे में जब भी वो शराब पी कर आता तो अपनी पत्नी से लड़ाई करता, मारपीट करता और वो लड़की आखिर में वो कब तक सहती? 2 साल उसने सहा, इतना जुल्म सहा। उसके बाद उसको बच्चा भी होने वाला था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था।
3 महीने का बच्चा भी हो गया था, लेकिन प्रदीप की शराब की आदतों के कारण और उसकी मार के कारण जो उसका बच्चा है वो पेट में ही खराब हो जाता है। तभी सरिता है फिर अलग होने का फैसला करती है और प्रदीप से तलाक ले लेती है। सरिता को भी लग चुका था कि जो प्रदीप है वो सुधरने वाला नहीं है। उसे लगा था कि एक बच्चा हो जाएगा तो बच्चे के मुंह में शायद ये सब कुछ छोड़ दे। जो प्रदीप है उसकी आदतें सुधरने के बजाय वो और ज्यादा खराब होती जा रही थी। और फिर वो उससे तलाक ले लेती है। फिर जो प्रदीप था वो बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं काफी ज्यादा और टूट गया। फिर मैं डॉक्टर के पास जाकर मैंने इसका इलाज करवाया और देखते देखते जो मेरी शराब की लत है, शराब की आदत है, वो छूट गई। और उसके बाद से जो मम्मी थी और मम्मी चाहती थी कि मैं दोबारा शादी कर लूं, लेकिन मैं अपने मोहल्ले में इतना ज्यादा बदनाम हो गया था कि मुझे अपनी लड़की कौन देता। और फिर ऐसे में मैं फिर अपने माँ बाप को लेकर दिल्ली चला गया। वहीं कमाता हूँ, वही माँ बाप भी रहते, वही हम लोग रह रहे हैं। अब जो सरिता सुनती है तो काफी ज्यादा उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो कहती है कि बताइए, जब मैं थी तो ये आदत मैंने इतनी छुड़वाने की कोशिश की, उसके चलते गर्भपात भी हो गया, लेकिन जो आपकी शराब की आदत है वो नहीं छूटी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बेराएं दुरुस्त है, आपकी कम से कम जो आदत है वो तो अब बदल गई। लेकिन फिर भी सरिता को यकीन नहीं होता है। सरिता उससे कहती है कि सच में अब बदल तो गए हैं, कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे। फिर वो कहता है नहीं सरिता, आपकी कसम, मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता। तो सरिता कहती है मैं भला आपकी क्या लगती हूँ कि आप मेरी कसम खा रहे हो। तो कहता है कि आप किसी की भी कसम खिलवा लो, मम्मी की कसम खिलवा लो, पापा की, मेरी मम्मी की कसम कि मैं अब शराब नहीं पीता, माँ सरस्वती की कसम कि मैं शराब नहीं पीता। सरिता कहती है अरे बस बस भी कीजिए, चलिए अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा सुन के कि आपने शराब छोड़ दिया, काफी ज्यादा मुझे बहुत सुन के अच्छा लगा। मैं भी चाहती थी कि आप मैंने भगवान से मैं हमेशा एक ही चीज मांगती थी कि आपकी जो शराब की आदत है वो किसी तरह छूट जाए। सरिता खाना निकालती है अपने बैग से, 2 रोटी थी, एक रोटी अपने पति को दे देती है और एक रोटी अपने खाने लगती है। दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर देखते ही देखते जो ठंड है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। अब ऐसे में सरिता को ठंड लगने लगती है और जो भी लोग थे आसपास सब लोग अपना अपना कंबल निकाल लेते हैं। प्रदीप के पास दरअसल कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रदीप का एसी का टिकट था और वो तो स्लीपर में आके बैठ गया था। एसी में तो सारी सुविधाएं मिलती, तकिया मिलती है, चादर मिलती, कंबल मिलता है, तो ऐसे में प्रदीप को कुछ लाता नहीं है। अब जो सरिता थी वो अपना कंबल निकाल के ओढ़ लेती है। फिर प्रदीप से पूछती है आप कुछ नहीं लाए? तो प्रदीप कहता है कि अरे नहीं, मैं जल्दी जल्दी में भूल गया, मुझे याद ही नहीं कि मुझे कंबल लाना है। अब फिर जो सरिता थी वो कंबल ओढ़ लेती है। फिर देखती है कि उसके पति को ठंड लग रही है, तो वो कंबल उसके पैर पर ढाक देती है और कहती है लीजिए आप भी ओढ़ लीजिए। फिर जो प्रदीप था वो मुस्कुराता है और कहता है रहने तो तुम कंबल ओढ़ लो, वरना पता चला इस कंबल के चक्कर में मैंने पूरी रातें ऐसे ही गुजार दी हैं। तो फिर सरिता को भी वो बात याद आ जाती है और सरिता भी हंसने लगती है। तो फिर सरिता कहती है जी आपकी ही गलती थी, उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी। तो प्रदीप कहता हाँ उस दिन मेरी ही गलती थी, मैं ही तो तुम पर एक गिलास पानी लाकर फेंक दिया था। तो फिर सरिता कहती है नहीं आप ही बदमाशी कर रहे थे, तभी मैं मक्का पानी लाकर आपके ऊपर उड़ेल दी थी। अब दोनों फिर वो पुरानी बातें याद करके जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो एक ही सीट पर सो जाते हैं। एक तरफ इधर सर करके सरिता सो जाती है, दूसरी तरफ प्रदीप सो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के मन में ये बात चल रही थी। सरिता भी सोच रही थी कि जो प्रदीप है वो कि उसकी शराब की लत छूट गई है, काश पहले ये लत छूट जाती तो आज मेरा ये हाल ना होता, आज हम दोनों हंसी खुशी रह रहे होते, हम दोनों साथ होते। और प्रदीप ये सोच रहा था कि काश सरिता को पता चल चुका है कि मैंने जो शराब की लत है वो छोड़ दी है, काश सरिता मुझे माफ कर दे और एक बार से फिर मुझे अपना ले। पूछता है कि तुम दिल्ली में कहाँ जा रही हो? तो सरिता बताती है कि दिल्ली में मेरी एक दोस्त रहती है, उसने एक लड़का दिखाने के लिए बुलाया है, बताया है कि लड़का बहुत अच्छा है, खाता पीता नहीं है और काफी ज्यादा लड़का अच्छा है, तो वही लड़के को देखने जा रही हूँ, हो सकता है 1-2 महीने में मेरी शादी हो जाए। फिर वो प्रदीप से कहती है आप भी शादी कर लीजिए। तो प्रदीप कहता है कि हाँ मुझे भी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तो मैं भी शादी कर लूंगा। ट्रेन रुक जाती है और दोनों दिल्ली स्टेशन पर उतर जाते हैं। फिर जो उसकी पत्नी थी वो कहती है कि चलिए ठीक है मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा आप, अच्छा लगा आपसे फिर से एक बार मिलके, अब पता नहीं जिंदगी में कभी आपसे मुलाकात होगी कि नहीं। फिर जो प्रदीप था
वो भी कहता हाँ सही कह रही हो, तुम भी अपना ख्याल रखना। दोनों के मन में बहुत कुछ था और दोनों बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक दूसरे से अपने मन का हाल कहते नहीं है। तभी उतने में सरिता की जो दोस्त थी पूजा, वो आ जाती है। पूजा आती है तो कहती है, अरे सरिता, तुझे आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? सब कुछ ठीक? सफर कैसा रहा तेरा? ठीक ठाक तो रहा? तो फिर कहती है, हाँ ठीक ठाक रहा, चल तुझे मैं बताती हूँ रास्ते में। अपनी दोस्त पूजा से कहती है कि हाँ यार, वो मुझे मेरा तलाकशुदा पति मिल गया था, तो हम दोनों साथ ही में और काफी पुरानी बातें थी। यार वो पीना छोड़ दिया है, मुझे ऊपर काफी ज्यादा दया आ रही है। काश अगर वो ये पहले छोड़ देता तो आज हम दोनों साथ होते। तो फिर उसकी दोस्त कहती, चल छोड़ यार, उसके किए की सजा मिल गई, तू आगे बढ़े। तेरे में जो लड़का देखा है ना, तुझे बहुत पसंद आएगा और तुझे बहुत खुश रखेगा। लड़का बहुत अच्छा है, बहुत संस्कारी है। फिर वो उससे कहती है, लेकिन यार जब मैं उससे बिछड़ी तो मुझे काफी ज्यादा रोना आ रहा था और मेरी आंखों में आंसू थे, और वो भी मुझसे कुछ कहना चाह रहा था कि मैं उसे अपना लूं और उसे एक बार फिर से मौका दूं, लेकिन वो अपने मन की बात कह ना सका। और तो फिर उसकी दोस्त पूजा कहती है, चल छोड़ यार, तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़, तू लड़का देख। सरिता को लिवाकर अपने फ्लैट पर जाती है। सरिता को कहती है कि तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। सरिता नहा लेती है सरिता को, फिर सरिता को पूजा नाश्ता बनाकर देती है। नाश्ता फिर करती है। फिर जो पूजा थी सरिता को लड़का दिखाने के लिए एक ऑफिस में लेके जाती है। ऑफिस में लेके जाती है तो फिर जो पूजा थी वो उस लड़के से कहती है कि सर, मैं जिस लड़की के बारे में आपसे बता रही थी, उस लड़की को मैं लेकर आई हूँ, वो बाहर ही है। तो फिर लड़का कहता है कि ठीक है, तुम उस लड़की को अंदर लेके आओ। तब जैसे ही उस लड़की को लेकर अंदर आता है, प्रदीप के होश उड़ जाते हैं। तो फिर प्रदीप पूजा से कहता है, ये वही तुम्हारी कुंवारी दोस्त है, ये कुंवारी है? तो वो फिर पूजा थी, वो कहती है, हाँ सर, ये कुंवारी है, इसकी शादी नहीं हुई है। तो कहते हैं, अच्छा हाँ, ये वही लड़की है जो बहुत गरीब है और जिसकी उम्र 30 साल की है। कहते हाँ सर, ये बिल्कुल, ये बहुत गरीब है और इसके माँ बाप इसकी शादी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो फिर वो लड़का कहता है, अरे बस भी करो यार पूजा, आप कितना भी झूठ बोलोगी, ये मेरी पत्नी है, यही मेरी पत्नी, ये मेरी पहली पत्नी है, ये मेरी पत्नी को मेरे सामने कुंवारी बता रही हो। अब ऐसे में पूजा भी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वह कहता, ओ सर, मुझे नहीं मालूम था। फिर दोनों जाने लगते हैं। तभी जो प्रदीप था वो सरिता का हाथ पकड़ के कहता है, सरिता रुक जाओ, सरिता, भगवान ने हम दोनों को एक बार फिर से मिलाया है, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? आखिर में तुम लड़का ही देखने तो आई थी, वो भी मुझे ही देखने, देखो ना, भगवान ने एक बार फिर से हम दोनों को मिला दिया है। फिर जो पूजा थी वो भी कहती है कि हाँ यार सरिता, ये आदमी बहुत अच्छा है और सच में इसके जैसा इंसान मैंने अच्छा नहीं देखा, तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए और एक मौका देना चाहिए। अब ऐसे में जो उसकी पत्नी थी सरिता, वो फूट फूट कर रोने लगती है। प्रदीप था अपनी पत्नी को गले लगाता है। फिर प्रदीप सरिता को लिवाकर अपने घर जाता है। कहता है, माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो ऐसे में उसकी जो माँ है वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई बहू नहीं चाहिए, हाँ तू क्या बहू मेरे लिए लेके आएगा? फिर वो अपनी माँ से कहता है, माँ एक बार पलट के तो देखो। तो माँ कहती है कि नहीं, मुझे किसी को कुछ नहीं देखना है। फिर जो उसकी पत्नी थी सरिता, वो कहती है, मम्मी नमस्ते, प्रणाम, कैसी हैं आप? तो फिर वो पलट कर देखती है तो काफी ज्यादा आश्चर्य, अरे बेटा सरिता, बहू तुम? तो फिर काफी ज्यादा वो दोनों को देखती है, खुश होती है, बहुत ज्यादा आशीर्वाद देती है। कहीं ना कहीं उसकी चहेती वही बहू थी, जो बहू को वो काफी ज्यादा मानती थी और जिसका काफी सालों से इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में करके जरूर अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कि क्या दोनों ने फिर से जो एक बार साथ रहने का फैसला किया, क्या सही किया? क्या सरिता ने प्रदीप को माफ करके क्या सही किया?